प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में अगला प्रश्न है, आपको दो बर्तन उपलब्ध है, एक कॉपर का बना तथा दूसरा एल्यूमिनियम का बना। आपको तनु HCl, तनु HNO3, ZnCl2 के विलयन एवं जल भी उपलब्ध है। इन विलयनों को ऊपर के किस बर्तन में रखा जा सकता है। आपको 4 विलयन दिए हुए हैं, एक तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया, एक नाइट्रिक अम्ल दिया है, जिंक क्लोराइड दिया और जल H2O दिया है। और आपको दो बर्तन दिए, एक तो कॉपर का बर्तन Cu और दूसरा एल्यूमिनियम का बर्तन Al दिया है। वो बोल रहा है कि इन चारों चीज़ों को इन दोनों बर्तनों में से किस बर्तन में रखा जा सकता है, किस बर्तन में नहीं रखा जा सकता। तो सबसे पहले तो हम एक बर्तन के बारे में विचार करते हैं। जब विभिन्न विलयनों को कॉपर के बर्तन में रखा जाता है, कॉपर मतलब Cu, तो सबसे पहला जो हमको दिया है तनु HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तनु HCl से कॉपर कोई क्रिया नहीं करता है, इसलिए कॉपर के बर्तन में तनु HCl को रखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि तनु HCl जो है इससे कॉपर क्रिया क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता है क्योंकि कॉपर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद आता है, और जो हाइड्रोजन के बाद आता है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए तनु HCl में से हाइड्रोजन को कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा, और कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा तो हम कह सकते हैं कि तनु HCl कॉपर से कोई क्रिया नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तनु HCl को अगर आपने कॉपर के बर्तन में रख भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्रिया करता ही नहीं है। तो ये जो क्रिया नहीं करता उस बर्तन में उस चीज़ को हम रख सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है तनु HNO3 वाला। तनु HNO3 से कॉपर क्रिया करता है। अब सबसे पहले तो यह है कि तनु HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से कॉपर क्रिया कैसे करता है उसको देख लेते हैं। तो कॉपर लेते हैं हम, कॉपर का संकेत लेते हैं हम Cu, इसके नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं HNO3। ये तनु है, तनु यानी इसमें जल की मात्रा है, इसके साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 साथ में बनता है जल और बनता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बनता है। ये सभी क्रिया को संतुलित करना है तो इसमें संतुलन थोड़ा सा कठिन है, मैं इसको डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसमें कॉपर आपको 3 लगेगा और नाइट्रिक अम्ल आपको 8 लगेंगे। इधर अगर पता है तो इधर हम बैलेंस कर सकते हैं। कॉपर इधर 3 हो गए तो इधर हमको 3 लगाना पड़ेगा, तो कॉपर दोनों तरफ 3 हो गए। उसके बाद में अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ 8 है तो यहाँ हम 4 लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ 8 है तो यहाँ नाइट्रोजन कितने लगे, देखो नाइट्रोजन 2, 2 तिया 6, तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये 8 हो जाएंगे। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे, 8 तिया 24, इधर 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 और 4 22 और 2 24। तो कहने का मतलब यह है कि जब तनु नाइट्रिक अम्ल को, तनु HNO3 को कॉपर के बर्तन में रखते हैं तो वो इस तरह से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो कॉपर के बर्तन में नाइट्रिक अम्ल को रखना उचित नहीं है, इसलिए नहीं रखा जा सकता। फिर तीसरा दिया है जिंक क्लोराइड, उसको देख लेते हैं। जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2। अब देखो ये है हमारा जिंक क्लोराइड। अब देखो जिंक क्लोराइड, इसको जिंक क्लोराइड का जो विलयन है उसको हम कॉपर के बर्तन में अगर रखते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी जो होती है उस श्रेणी में अगर आप देखोगे तो कॉपर जिंक के बाद में आता है, और बाद में आने वाला जो तत्व है या धातु है ये पहले आने वाले, जिंक पहले आता है तो पहले आने वाली धातु को या तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। मतलब कॉपर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो जिंक को यहाँ से विस्थापित कर सके और कॉपर क्लोरीन के साथ क्रिया कर सके। इसीलिए अगर तनु ZnCl2 जिंक क्लोराइड के विलयन को कॉपर के बर्तन में अगर हमने रखा तो कॉपर के बर्तन के साथ जिंक क्लोराइड जो है वो कोई क्रिया नहीं करेगा। मतलब क्रिया नहीं करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि तनु ZnCl2 जो है इसको कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है। अगला दिया है जल। ये तो नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं कि तांबे के बर्तन में या तांबे के पात्र में जल को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि H2O जल के साथ कोई क्रिया, H2O कॉपर के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, इसलिए कॉपर के बर्तन में H2O को रखा जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात थी, ये तो आपको मालूम ही है। उसके बाद अगला हमारा है
ये तो कॉपर के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम जिसका संकेत Al है। अब ये देखते हैं कि ये जो चारों चीज़ें हैं, तनु HCl था, एक था हमारा तनु HNO3, एक तनु ZnCl2 का विलेन और एक जल। इन चारों में से किसको अब एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं तनु HCl। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आता है। और हमने ये देखा था कि जो धातु या जो तत्व सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आता है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम है Al, ये तनु HCl के साथ क्रिया करेगा, HCl तनु इसके साथ क्रिया करेगा और बनाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस अपने को मिलेगी। ऊपर का तीर का चिन्ह कर देते हैं, मतलब गैस है। तो कहने का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जो है, इस एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर हम तनु HCl को रखते हैं, तनु HCl को रखने के बाद ये तनु HCl के साथ एल्यूमिनियम क्रिया कर लेता है और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब क्रिया करता है मतलब एल्यूमिनियम के बर्तन में तनु HCl को रखना सही नहीं है, मतलब नहीं रखा जा सकता, ये कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये क्रिया कर लेता है। तो हमने वही लिखा है कि तनु HCl से एल्यूमिनियम क्रिया करके लवण बनाता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये लवण है, बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में तनु HCl को नहीं रखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। मतलब जो क्रिया करता है, जो भी यौगिक या जो भी पदार्थ आपको दिया है वो अगर उस बर्तन से, उस तत्व से क्रिया करता है तो उस बर्तन में नहीं रखा जा सकता। और क्रिया नहीं करता है मतलब उसको रखा जा सकता है। अगला वाला है तनु HNO3। अब ये जो तनु HNO3 है ये भी एल्यूमिनियम से क्रिया करता है। देखो कैसे, एल्यूमिनियम Al, तनु HNO3 यानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये तनु है मतलब इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, इसके साथ क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट जैसे उधर इसके पहले इधर बना था ना CuNO3 ये क्यूप्रिक नाइट्रेट था, वैसे ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है तो यहाँ 3 आया है, ऑक्सीकरण संख्या जो 3 होती है। और प्लस यहाँ बनेगा जल और NO। सेम वैसे जहाँ इसके पहले कॉपर के साथ बना था ना, वैसे यहाँ पर बनेगा जल और NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए नाइट्रिक अम्ल जब हम 4 लेंगे तो ये अभिक्रिया संतुलित हम कर पाएंगे। देखो कैसे, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए तो यहाँ 2 लगा देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ 4 है, नाइट्रोजन यहाँ 3 और एक 4 है। ऑक्सीजन 8 × 24 तो यहाँ हमारे ऑक्सीजन लगे 3 × 9 और ऑक्सीजन कितने, 24 नहीं 4 × 12 हो गया ऑक्सीजन। और यहाँ पर 3 × 9, 9 और 2 11 और एक 12, मतलब संतुलित हो गया। तो हमने ये देखा कि जो तनु HNO3 है वो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है मतलब हम एल्यूमिनियम के बर्तन में तनु HNO3 को नहीं रख सकते। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है तनु ZnCl2 विलयन। इसके साथ क्रिया करेगा एल्यूमिनियम। तो इसके साथ क्रिया करने के लिए देखो, अगर हम सक्रियता श्रेणी में देखें तो सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है वो जिंक के पहले आता है। अगर आप सक्रियता श्रेणी को देखो तो उसमें एल्यूमिनियम जिंक के पहले आता है। सीधी बात है, एल्यूमिनियम जिंक के पहले आ रहा है, इसका मतलब जिंक को विस्थापित कर सकता है। मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जिंक क्लोराइड ZnCl2 के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम के बर्तन में आप ZnCl2 को नहीं रख सकते हैं। ठीक, सक्रियता श्रेणी ध्यान में होना चाहिए, तो ये बातें बहुत आसानी से बनती है। सक्रियता श्रेणी में कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, सीधी बात है, जो पहले आएगा वो बाद में आने वाले तत्व को या धातु को उसके लवण में से विस्थापित कर देगा। मतलब एल्यूमिनियम तो यहाँ पहले आ रहा है ZnCl2 के, तो सीधी बात है कि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक को विस्थापित कर देगा। देखो कैसे करेगा। तो एल्यूमिनियम जो है Al लिख दिया, ZnCl2 के साथ क्रिया करते हैं एरो, तो यहाँ बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और प्लस जिंक यहाँ से अलग हो जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करना है तो क्लोरीन यहाँ 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं
और यहाँ 2 लेते हैं तो क्लोरीन दोनों तरफ 6 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम 2 हो गए तो इधर 2 लगा देते हैं, जिंक 3 तो इधर 3 लगा देते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। अगला है जल वाला। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जल से एल्यूमिनियम क्रिया नहीं करता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में जल को रखा जा सकता है, इसलिए एल्यूमिनियम को बर्तन में रखा जा सकता है। सीधी सीधी बात लिखिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या करना है। एक तो उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। एक अपचयन है जिसको अवकरण कहते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहले उपचयन यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करना है, अपने को देखना है। तो एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण या उपचयन, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग होता है। अब यह परिभाषा ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर बोली है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन के ह्रास के आधार पर बोली है, तो हाइड्रोजन का ह्रास ये या करके छोड़ सकते हैं आप, हमने लिखा है। तो यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास अगर हम छोड़ दें, इसका उल्टा ऑक्सीजन का योग होता है तो हाइड्रोजन का ह्रास लिखना पड़ता है। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में देखो ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ है तो ये कहलाएगा उपचयन। इस अभिक्रिया में भी आप देखो कॉपर जो है उसके साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये भी कहलाएगा उपचयन। अच्छा, यहाँ किसका उपचयन हुआ है? कार्बन का, तो ये उपचयित हुआ है। जिसका उपचयन होता है वो उपचयित होता है। यहाँ पे कॉपर का उपचयन हुआ है तो ये उपचयित हुआ है, जिसका उपचयन होता है वो उपचयित माना जाता है। उसके बाद में इस अभिक्रिया में कार्बन तथा Cu का उपचयन हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम उसको कहते हैं उपचयन। या हाइड्रोजन का निकलना है, ह्रास होना, ह्रास मतलब निकलना है। अब अपचयन है, उपचयन की उल्टी परिभाषा होगी। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा या ऑक्सीजन का ह्रास होगा। सीधे शब्दों में अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कहोगे हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे अभिक्रिया देखो, इस अभिक्रिया में ZnO जो है कार्बन से क्रिया कर रहा है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर रहा है और बना रहा है Zn प्लस CO। तो इस अभिक्रिया में ZnO में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन ZnO में से निकल कर Zn बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ZnO जो है इसका अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन हो रहा है, मतलब ये अपचयित होगा। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका अपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन होता है उसे कहा जाता है कि अपचयित हुआ है। तो ये दो अभिक्रिया, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, सीधे शब्दों में समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ZnO में से, तभी तो Zn बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ है। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ, ये बात अलग है, लेकिन हम अपचयन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपचयन के बारे में ही बात करें। वैसे यहाँ पे भी देखोगे तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब H2 का उपचयन हुआ है, लेकिन अपचयन पढ़ रहे तो सिर्फ अपचयन के बारे में यहाँ बात की हमने, दोनों अभिक्रिया। अच्छा, नोट करके एक बात आपको ध्यान रखना है, कौन सी? कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है हम कहते हैं कि वो उपचयित हुआ, उपचयन होता है, अपचयन नहीं। जिस पदार्थ का उपचयन होता है तो हम कहते हैं कि उपचयित हुआ है, और जिस पदार्थ का अपचयन हो उसे हम कहते हैं अपचयित हुआ है। अब ये प्रश्न देखें, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित एवं अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो पहली अभिक्रिया अपने को दी है, यह है 4 सोडियम दिए सॉलिड और ऑक्सीजन गैस दी है, और इससे बना सोडियम ऑक्साइड 2 सॉलिड। अब हमको ये पहचानना है कि इसमें से इन दोनों अभिकारकों को देखना है, उत्पाद को नहीं देखना, अभिकारकों को, कौन उपचयित हुआ और कौन अपचयित हुआ है। तो सीधी बात है, जिसका उपचयन होगा वो उपचयित होगा, जिसका अपचयन होगा अपचयित होगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो सोडियम का उपचयन हुआ है, मतलब यहाँ Na जो है ये हुआ है उपचयित। 4 ये तो संख्या है, उपचयित कौन हो उसको लिखना है, तो यहाँ उपचयित हुआ है Na। ठीक है, ये हो गया। अब सीधी बात है कि इसका हुआ है उपचयन तो दूसरे का अपचयन होता ही है। हालांकि ये रेडॉक्स अभिक्रिया पहले पढ़ना चाहिए था, जो हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ये आ गया प्रश्न तो इसको हम देख रहे हैं। इसका ये उपचयित हुआ है ना, तो स्वाभाविक ही अपचयित होगा, तो अपचयित लिखेंगे होगा O2।
अगला देखेंगे, ये सभी क्रिया में आप देखो तो जो CuO है इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये देखो, तभी तो ये बन रहा है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें से निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तभी ये बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन, मतलब ये होगा अपचयित। ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये अपचयित होगा कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो अपचयित होगा, अपचयन होगा तो ये अपचयित होगा। तो हम लिखेंगे अपचयित होगा यहाँ पे, कौन, CuO, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो सीधी बात है, एक अपचयित हुआ तो दूसरा उपचयित होगा, और उपचयित यहाँ होगा हाइड्रोजन H2, ठीक है। भौतिक अवस्था नहीं लिखी तो चल जाएगा। ये एक्चुअल में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया पहले पढ़ना चाहिए था, उसके बाद उसको देखना चाहिए था, लेकिन हमने उसको पहले देख लिया, लेकिन फिर भी हम समझ गए। अब है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या उपापचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स शब्द को अगर आप देखोगे तो इसकी स्पेलिंग जो होती है ना वो ये होगी REDOX। इसके अगर आप दो भाग करें तो एक भाग इसका होता है रेड और एक होता है ऑक्स। तो यहाँ रेड का जो मतलब होता है रिडक्शन होता है और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन यानी ये हो गया अपचयन और ऑक्स यानी हो जाएगा उपचयन, या इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो हम ये कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी कि इसमें दोनों एक साथ होगा, यानी उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। और मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, एक का उपचयन होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। तो परिभाषा यही है, दोनों की मिलीजुली परिभाषा है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है या एक साथ होता है, उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण लेके हमने समझाया है, और उदाहरण पुराना ही है जो हमने इसके पहले लिया। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड इसके हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और इससे बन रहा है H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2, और यहाँ पे कॉपर बन रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि जो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। इसका मतलब है ये जो CuO है, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड का CuO है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीजन निकल रहा है सीधे शब्दों में है कि जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो होता है अपचयन। तो यहाँ हो रहा है अपचयन, और इसका अपचयन हुआ है तो ये हुआ अपचयित। यहाँ पे आप देखोगे इससे ये बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब जाके ये बन रहा है। तो यहाँ इसका हुआ है उपचयन, तो ये हुआ उपचयित। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि H2 का हुआ है उपचयन और CuO का हुआ है अपचयन। तो इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका बचा हुआ टॉपिक और है जिसको हम अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू।